अभी हम जो नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं, यूँ समझ लें कि हमारा नया मॉड्यूल है ये, ठीक है। इस नए मॉड्यूल के अंदर जो है वो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम बेसिकली एक्चुअली डेटा साइंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट कम्स अंडर डेटा साइंस, हम इसमें डेटा एनालिटिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमने ये भी पढ़ना है, ठीक है। और फर्दर हम इसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन भी पढ़ेंगे। देन हम जो है वो मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ मिले पढ़ेंगे ना। तो अब इसके अंदर फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं और पढ़ाई जाती हैं। तो क्या ख्याल है, व्हाट इज डेटा साइंस? आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या चीज़ होती है? डेटा में से इंसाइट्स, हाँ। तो फिर डेटा एनालिटिक्स क्या होगी? हाँ, अच्छा, इसमें कोई भी शख्स जो है ना किसी की डेफिनेशन को रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी ही बातें जो है वो डेटा साइंस में आती है, ठीक है। तो मैं कहूँ नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी अपनी जगह जो है जितनी आपको पता है वो आप अपने जितने आपने पढ़ा है वो सही डेफिनेशन है, ठीक है। इंसाइट्स निकालना, इंसाइट्स कलेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें डेटा साइंस के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़ा डोमेन है इसलिए इसको पूरी साइंस कहा जाता है। वाई कॉल्ड इट साइंस? क्योंकि साइंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ें डिस्कवर करते हैं। साइंसिस में यही होता है ना, हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ें डिस्कवर करते हैं। एंड साइंसिस में हर सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें मैथमेटिक्स भी होती है, उसमें फिजिक्स भी होती है, उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। इसलिए जब हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज डेटा एंड अप्लाई साइंसिस, ठीक है। उसमें हम तमाम साइंस की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैट्स भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, मशीन लर्निंग भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो डेटा रिलेटेड टू किसी भी डोमेन से हो सकता है, क्या किसी भी डोमेन का वो डाटा हो सकता है, ठीक है। तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर उसको डिस्कशन में लाते हैं। अब ये डिस्कशन में लाना जो है वो क्या चीज़ है? जी भाई, और इस्लाम, क्लास ले रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, उसको डिस्कशन में लाने का मतलब क्या है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं कहने जा रहा हूँ, जो आप एक, वो कहते हैं ना, एक सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं उसको बहुत सारी बातों का, कि व्हाट हैज हैपन बिफोर इन डेटा, पहले डेटा में क्या हो चुका है, ठीक है। पहले डेटा में क्या हो चुका है, यानी डे -1, आज अगर मैं डेटा में काम कर रहा हूं तो मेरे पास कल तक जो डेटा में जो कुछ हो चुका है,
ठीक है, वो आता है अंडर डाटा एनालिटिक्स, कि मैं डाटा को एनालाइज करूं, क्या करूं, एनालाइज करूं कि डाटा में क्या क्या हुआ है, सेल्स एनालाइज करूं, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकी है, कौन सी कम बिकी है, कैसे कस्टमर आए हैं, किसने कितना परचेज किया है, कौन कहाँ से आया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एनालाइज करना कहलाती हैं। लेकिन इसमें सारी बातें क्या होती हैं, वो होती हैं जो -1 तक के डाटा में क्या हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। ठीक है, वो सारी, इसीलिए ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, डाटा एनालिस्ट कहते हैं, डाटा एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टर्म्स अब इस्तेमाल होती हैं मार्केट में, बिजनेस एनालिस्ट भी कहते हैं, बीआई डेवलपर भी कहते हैं, डाटा एनालिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कब तक होता है, ये होता है कल तक का, कल तक क्या हुआ है डाटा में वो आप बता सकते हैं। बट जब मैं आने वाले कल की बात करता हूं, कि मैं आज 19 तारीख को बैठ के 20 तारीख के बारे में डिस्कशन करूं, समझ रहे बात, जब मैं अगले साल इस महीने की प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट्स और इन्वेंट्री और सेल्स इनकी बात करूं, तो वी आर गैसिंग समथिंग, वी आर मेकिंग प्रोडक्शंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा, जो कुछ प्रीवियस डाटा में था उसकी बेस पर, उसके बिहाफ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट करना, किसी भी डोमेन की फ्यूचर वैल्यूज प्रिडिक्ट करना। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, ये नहीं, ये सारा डेटा साइंस के अंदर आता है, ये सब चीजें डेटा साइंस के अंदर है, इसीलिए मैंने इसको सब सुपर एडिंग बनाया है ना। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, वो सब तो इन्वॉल्व होगी, उसी की मदद से हम सारे काम करेंगे। बट फ्यूचर प्रेडिक्शन जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, डेटा साइंस के अंदर आता है। ठीक, अच्छा, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही कह रहा हूँ। आप 10 किताबें पढ़ेंगे, आपको 10 तरह की बात मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये बात पता है, किसी को नहीं पता, तो इसको मतलब क्या कह सकते हैं, वो काम नहीं कर सकता, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हर एक की अपनी राय है, कोई किसको किस डोमेन में रखता है, कोई किसको किस डोमेन में रखता है, कोई मशीन लर्निंग को बिल्कुल बाहर रखता है डाटा साइंस से। ठीक है, तो वेयर कम्स एआई, एआई कहाँ आता है, एआई, एआई इन सब के ऊपर है, ये सब एआई के अंदर है। अच्छा, कोई कहता है नहीं डाटा साइंस ऊपर है, एआई उसके अंदर है। ओ भाई हो, ठीक है, क्या करें। ठीक है, देर आर डिफरेंट 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 लोगों की ओपिनियंस हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि डाटा साइंस के अंदर हम अलगोरिदम्स लगाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है, चीज़ें प्रोडिक्ट करते हैं और चीज़ें निकालते हैं। तो इनसाइट वाली बात तो डाटा एनालिटिक्स में भी होती है और डाटा साइंस में भी होती है। ठीक है, तो डाटा एनालिस्ट जो है वो इनसाइट्स निकालता है कि भाई ये प्रीवियसली डाटा में यही हुआ है, अब आप देख लें आपने आगे जो है वो क्या करना है। एक एक सब्जेक्ट डाटा माइनिंग का भी होता है, इसका डाटा माइनिंग, वो इससे मिलता जुलता सब्जेक्ट है। ठीक है, और कभी आपको लगेगा शायद वही पढ़ रहे हैं या वही चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो डाटा माइनिंग की जो मॉडिफाइड और सुपर फॉर्म है वो डाटा साइंस है, सुपर फॉर्म है वो क्या है, डाटा साइंस है। डाटा माइनिंग भी अब उसके अंडर ही जो है वो आ जाती है, उसके एल्गोरिदम्स भी जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम अब क्या टूल्स पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को करने के लिए, हमारे पास टूल्स क्या है। ज़ारे हमने इतना वक्त लगाया, पहला टूल तो हमारे पास क्या है, पाइथन है। और बाज़ लोग आर प्रोग्रामिंग भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी ने नाम सुना, आर लैंग्वेज पाइथन की तरह ही है, थोड़ा काम वैसे ही। ठीक है, टूल्स हमारे पास क्या है, आर है, पाइथन और आर। हमने पाइथन पढ़ी हुई है। पाइथन पाइथन की हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू परफॉर्म
डेटा साइंस या टू इम्प्लीमेंट डेटा एल्गोरिदम्स। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे हमारा जो बड़ी लाइब्रेरी है वो पांडास की। ठीक है, पांडास की डेटा लाइब्रेरी हमारे पास नमपाई है। नमपाई शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन की। ये साइंस की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरी है, चाहे वो फिजिशियंस हों, चाहे वो केमिस्ट हों, चाहे वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हों। नमपाई सब फार्मूलों को, सारी चीज़ों को कैटर करती है। इवन के जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं वो भी नमपाई के थ्रू काम करते हैं। ये बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड रखती है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा ना कि वो उन्होंने जो है ब्लैक होल की पिक्चर जारी करी है साइंटिस्ट ने। तो साइंटिस्ट का इंटरव्यू आप सुने, वो कहता है हमने सारी कैलकुलेशन नमपाई में करी है। क्या बात है, जितनी भी डाटा है, जितनी भी कैलकुलेशन है, सारा हमने प्रोसेसिंग जो है वो नमपाई में। अच्छा, फिर विजुअलाइजेशन के लिए हम मैटप्लॉटलिब पढ़ते हैं। ठीक है, और सीबॉर्न पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैट्स के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी है, स्टैट्स मॉडल कहलाती है। ठीक है, और इस तरह हमारे पास जब हम मशीन लर्निंग में जाएंगे तो हम साइकिट लर्न पढ़ेंगे। क्या? साइकिट लर्न। ठीक है, आगे हम डीप लर्निंग भी पढ़नी है, वो हमारा नेक्स्ट फेज होगा। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, इसके अंदर हम टेंसर फ्लो पढ़ेंगे। केरास इज नाउ पार्ट ऑफ टेंसर फ्लो, तो कम्स अंडर टेंसर फ्लो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पढ़ेंगे, जनरेटिव एआई जो है पढ़ेंगे, उसके हम चैटबॉट्स जनरेटिव एआई के बनाना सीखेंगे। ये हमारा सबसे आखिरी काम होगा। कोशिश मेरी ये होगी कि हम एमएल ऑप्स भी करें, कि प्रोजेक्ट डिप्लॉय कैसे होते हैं क्लाउड पे, उस पर, लेकिन इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो पीछे मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो मैसेज आने लगते हैं कि भाई काफ़ी आपने खींच लिया है, तो हर दफ़ा एमएल ऑप्स रह जाता है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि हम जो आसान चीज़ें हैं ज़रा मैं उनको स्पीड अप रखूँगा ताकि वो जल्दी कवर हो, और लिटरली वो आसान होंगी, मुझे आइडिया है उसका कि उसको आपको समझने में इंशाल्लाह कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होगी। हाँ, ये कयामत तक। अभी कितने महीने हो गए हमें? 4 महीने हो गए, तकरीबन 5-6 महीने और लगेंगे इस पूरे को कवर करने में, ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से अगर आप, मैंने ज़्यादातर लड़कों को देखा है जो यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, डाटा एनालिटिक्स वाले काम कर लेते हैं, थोड़ा सा पावर बीआई भी कर लेते हैं। पावर बीआई का पता है? हाँ, पावर बीआई मैं क्लास का पार्ट रखता हूँ, लेकिन पावर बीआई पढ़ाता नहीं हूँ। उसकी हम वर्कशॉप कर लेते हैं, 2 दिन की वर्कशॉप, सैटरडे संडे 5 घंटे 6 घंटे की वर्कशॉप। उसमें आप लोग भी होते हैं, दूसरे बैचेस के भी होते हैं, और बाहर से जिसको पावर बीआई की वर्कशॉप अटेंड करनी थी वो आता है। 2 दिन में हम पावर बीआई पढ़ते, क्योंकि डाटा की नॉलेज आपके पास होगी, प्रोसेसिंग की सारी नॉलेज आपके पास होगी, तो पावर बीआई जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ होगी। तो पावर, इसमें एक चीज़ आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, वो एसक्यूएल है। ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरीज डेटाबेस से जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी। वैसे तो हम पांडास से सारे काम कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो डाटा होता है ज़्यादातर वो एसक्यूएल सर्वर्स पे होता है, तो वो आपको खुद ही क्वेरी करा के डाटा मंगाना होता है और करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो एडिशनल होंगी इसमें। एसक्यूएल जो है वो आप खुद करेंगे, पावर बीआई इंशाल्लाह हम वर्कशॉप में करेंगे, और ये पावर बीआई की जो वर्कशॉप है वो जल्द आने वाली है।
ठीक है, कोई सवाल इसमें? एक चीज तो रह गई जो भी हमने ड्रॉप करी है, वो है हमारे पास फ्लास्क या जेंगू। इसके अंदर हम जो है वो रेस्ट एपीआईज बनाते हैं, लेकिन अभी रेस्ट एपीआई से भी ऊपर एक फ्रेमवर्क आ गया है, दैट इज नॉन एज फास्ट एपीआई। तो मुमकिन है कि हम फास्ट एपीआई जो है वो यूज कर लें एपीआईज बनाने के लिए। जैसे जेंगो या फ्लास्क है, वैसे ही हमारे पास फास्ट एपीआई भी एक क्या है, फ्रेमवर्क है। तो देखते हैं जो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हम जो है वो चूज कर लेंगे। ये क्यों बनाएंगे? ज़ाहिर है जो हम मॉडल बना लेते हैं और जो काम कर लेते हैं उसको थ्रू एपीआई जो है वो हम सेल भी कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं वेबसाइट पे, और सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्या चीज़? हाँ, ये हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे, इतनी डिटेल में पढ़ेंगे जिस कदर डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा भाई, रेडी हैं सब लोग? अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं। लगी हुई यार, हमारे पास पांडा जो है वो क्या है, ये पाइथन लाइब्रेरी है फॉर हैंडलिंग डाटा। डाटा हैंडलिंग के लिए ये पाइथन लाइब्रेरी है, और डाटा हैंडलिंग भी कर सकते हैं इसमें, डाटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लास्क अभी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, पांडास में हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? पांडास डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे पास दो हैं। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं डेटा फ्रेम। सीरीज और डेटा फ्रेम। ठीक है, सीरीज क्या है? सीरीज हमारे पास वन डायमेंशनल है। कौन बातें कर रहा है? नहीं, मास की आवाज तो नहीं है। वन डायमेंशनल है, हो गया? अभी कहाँ टाइम हुआ है? अजान हो गई? अच्छा, अभी है यार, 15-20 मिनट है अभी। वन डायमेंशनल डेटा होगा
वन डायमेंशनल का मतलब है कि वन कॉलम। क्या? वन कॉलम। जब हमारे डाटा में सिर्फ वन कॉलम होगा तो हम उसको क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। देखो हमने लिस्ट पढ़ा हुआ है ना, एरे जो है वो कैसी होती है, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम जब पाइथन में लिस्ट पढ़ते हैं और मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ तो कोई भी आइटम्स ले लूँ, ठीक है, नाम ही ले लेता हूँ सबके, और नाम बताते जाओ भी। और क्या हुआ, तुम लोग अपने नाम भी याद नहीं है, बोलते हैं यार। और मुझे मुझे मार्क्स का नाम याद है। अब ये हमारे पास लिस्ट जो है हमें यूं नजर आती है, कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। बट जब मैं एक सीरीज क्रिएट करता हूँ, सीरीज कैसे क्रिएट होगी? मुझे पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं पीडी, आप कुछ भी रख सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड है पांडास। अब पांडास मेरी नोटबुक के अंदर अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कहता हूँ पीडी डॉट, टैब दबाता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं डाटा सीरीज बनाता हूँ पहले, कैपिटल एस के साथ सीरीज। मैं एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, सीरीज। इसके अंदर डाटा डाल रहा हूँ, ये वाला जो लिस्ट में डाला था। मैं डाटा भी डाल सकता हूँ, मैं इसका नाम भी डाल सकता हूँ। यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे रख दिया, तो लिस्ट जो है वो अब क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी, सी, वर्टिकल। पहले क्या थी? हॉरिजॉन्टल, अब क्या है? वर्टिकल। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या, कि अब इसके साथ इसके क्या आ रहे हैं? इंडेक्स भी आ रहे हैं। ये सीरीज की वजह से आ रहे हैं, ये सीरीज की वजह से आ रहे हैं। हमने इंडेक्स नहीं दिए तो उसने क्या कर लिए हैं? 0 1 2 3 4 लगा दिए। बट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कि भाई ये तो वैल्यूज हैं और ये इंडेक्स भी मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स में क्या दे दूं भाई? बल्कि मैं कुछ और करता हूँ, मैं कहता हूँ पी डी डॉट सीरीज, सीरीज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई वैल्यूज लिख देता हूँ 6 12 12 24 36 6 12 24। और मैंने इंडेक्स में क्या लिख दिए? इंडेक्स में लिख दिए भाई एप्पल्स, ऑरेंजेस, और क्या क्या लिखूं? और और हम्म और ठीक है, और क्या लिखते हैं भाई? कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 3 3 6 2 8, 3 3 6, दो चीजें और चाहिए भाई, मैंगोज और ग्रेप्स, ठीक है। मैं इसको नजर आने के लिए नीचे ले आता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए। अब देखो ये इंडेक्स में लिखे हुए नजर आएंगे और वो वैल्यूज में लिखे हुए नजर आएंगे। एप्पल्स 6, ऑरेंजेस 12, पीचेस 12, दिस 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 दिस, राइट। तो जब सीरीज बन रही है तो वी हैव टू थिंग्स, एक वैल्यूज हैं और एक इंडेक्स है। अगर मैं इसको सेव करूं S1 के नाम से, S1 ये आएगी। अब S1 कंटेन्स हाउ मेनी थिंग्स? S1 की, S1 के इंडेक्स हैं, ये इंडेक्स आ गए, ठीक है, ये इंडेक्स आ गए। इसकी टाइप क्या है?
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब जहां भी लिखा हुआ आएगा इसका मतलब स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और S1 की दूसरी चीज क्या है, वैल्यूज। वैल्यूज चले भाई, ठीक है, इसमें वैल्यूज आ गई। और S1 की जो है एक होगी डी टाइप, डेटा टाइप। तो वो क्या आ रही है, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज जो है वो कैसी हैं, इंटीजर टाइप की हैं। इंटीजर 64 बता चुका हूँ, 64 और 32 बिट क्या होते हैं। चलो नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ, ठीक है। इसको अच्छा भाई रिज्यूम हो गई। तो सीरीज समझ में आ रही है कि हमारे पास जो मुझे सीरीज डिस्प्ले में आ रही है वो तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक क्या नजर आ रहे हैं, इंडेक्सेस, और एक क्या नजर आ रहे हैं, वैल्यूज, और एक क्या नजर आ रही है, डाटा टाइप। अच्छा, अगर इनमें से कोई एक डाटा टाइप जो है वो फ्लोट हो जाए, क्या होगी, तो हमेशा याद रखना हर लैंग्वेज में इंटीजर पे फ्लोट को जरा प्रायोरिटी होती है। जब फ्लोट आ गया तो एवरीथिंग विल बी फ्लोट। अब अगर मैं इसकी टाइप देखूं तो क्या बन गई, फ्लोट 64 बन गई, ठीक है। ठीक, क्लियर है बात, सीरीज की बात क्लियर है। तो हम इस तरह इंडेक्स दे अपने भी दे सकते हैं और डिफॉल्ट भी इसके इंडेक्स होते हैं, ठीक है। जो हम अपने इंडेक्स देते हैं, स्ट्रिंग में नाम लिखते हैं, उनको हम लेबल्स भी कहते हैं। क्या, लेबल्स, क्या कहते हैं, लेबल्स, लेबल्स कहते हैं। तो यहाँ जो ये एप्पल्स ऑरेंजेस इंडेक्सेस में आ रहे हैं, इनको मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, लेबल्स। और जो डिफॉल्ट में आ रहे होंगे वो इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स, ठीक है। अब मैं दोबारा S1 को व्यू करता हूं, क्या, ठीक। अब इनमें से कोई वैल्यू मैंने क्या करनी है, एक्सेस करनी है। जैसे लिस्ट में से एक्सेस करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा भी, S1, और उसका क्या प्रोवाइड करूंगा, लेबल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। BANANA, बनाना, ठीक है। तो क्या वैल्यू दिखाएगा, 24। अच्छा, जब लेबल हम सप्लाई करते हैं तो जो उसके डिफॉल्ट इंडेक्स होते हैं वो टर्मिनेट नहीं होते। क्या कह रहा हूँ, वो स्टिल में उसको उसकी मदद से कॉल कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर यहाँ पर कह दूँ S1 और यहाँ पे मैं लिखूँ भाई 3, तो ये क्या लाने वाला है, अब चलिए वो क्या लाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टिल अगर मैं इसके डिफॉल्ट इंडेक्स दूंगा तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, गो के मैंने लेबल्स दे दिए हैं, बट डिफॉल्ट फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, जब मैं इसको स्लाइस करूंगा, जैसे लिस्ट में स्लाइस करते हैं कि भाई एक काम करो, एक काम करो, ऑरेंजेस से लेकर मैंगोज तक का डाटा ला दो। कहां से कहां तक किया हुआ है ना ये हमने, ऑरेंजेस से लेकर मैंगोज तक का डाटा स्लाइस करके ले आओ। तो क्या खास बात नोट कर रहे हो, मैंगोज भी शामिल है, ठीक है। मैंगोज भी पहले नहीं होता था ना, पहले नहीं होता था, अब मैंगो भी शामिल है। बट अगर मैं यहां लिखूं कि भाई एक काम करो, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 तक ले आओ, 1 से लेकर 6 तक ले आओ। देखो मैंगो शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिफॉल्ट इंडेक्सिंग चलाऊंगा तो उसके अंदर वही उसूल लगेगा कि वो लास्ट इंडेक्स शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लेबल्स के थ्रू आऊंगा तो वो लेबल जो है वो शामिल होगा, ठीक है।
सीरीज जो है, सीरीज ये बेसिकली इसका जो बैक एंड है वो नंपाई का है। नंपाई भी मैंने नहीं पढ़ा है। उसमें वेक्टराइज ऑपरेशन होती है। क्या होती है? अच्छा, ये क्या भला है? देखो, जब कोई लिस्ट होती थी, मैंने ऊपर एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मैं हर नाम के आगे खान लगा दूं। लगा सकते हो? हाँ, लगा सकता हूँ। क्या करूँ? फॉर एन इन लिस्ट, हर एक का नाम उठाओ, ठीक है, एन में नाम आ जाएगा, और क्या करो भाई, एन प्लस खान, उसको क्या कर दो आप, जोड़ दो, और फिर इसको क्या करो, किसी नई लिस्ट के अंदर भेज देते हैं हम। न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, ये चीज अपेंड कर दो। अच्छा, मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकता हूँ, है ना? याद है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन याद है? नहीं याद है? अबे मजाक नहीं करो यार, ये बात नहीं क्या करो। ठीक है, मैंने हर एक के आगे क्या लगा दिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मैं लिस्ट के अंदर ही रहता हूँ, और क्या लिखता हूँ, फॉर एन इन लिस्ट, और आगे क्या कर दूंगा, एन प्लस खान। ठीक है, पढ़ा था ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? हाँ, शुक्र। तो अब देखो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, हर एक मेंबर को एक्सेस करना पड़ा, ठीक है, और उसके अंदर जाके खुद एक एक के आगे खान लगाना पड़ा। बट जो हमारे पास पांडास की सीरीज है या नंपाई की एरे है, वो वेक्टराइज होती है। वेक्टराइज का मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है, सीरीज प्लस खान। ठीक है, ये हमें, सॉरी, असल में हमारे पास ये इंडेक्स में है ना, मुझे तो वैल्यू में करना है, नंबर्स है वहां पर। मैं कहता हूँ भाई सीरीज मल्टीप्लाई बाय 10, क्या? तो मुझे यार हर मेंबर को एक्सेस करके 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, लूप नहीं लेना। मैंने कहा पूरी सीरीज को 10 से क्या कर दो, तो वो झट से सबको क्या कर देगा, 10 से मल्टीप्लाई। मुझे हर एक को लूप लगा के नहीं निकालना। पांडास आपको लूप से बहुत बचाएगा। समझ में आई बात? इसको कहते हैं वेक्टराइज ऑपरेशन। क्या कहते हैं? वेक्टर्स पढ़े कभी लाइफ में? पढ़े होंगे, वेक्टर पढ़े हैं ना? तो बस ये वही ऑपरेशन है। थोड़ा सा चलो बता देता हूँ मैं। हम कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं यूं करके ना, एक वेक्टर होता है, ये एक्स वाई प्लेन पे वाक़े है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये 3x है और ये 4y है, ठीक है, 2D प्लेन पे वेक्टर वाक़े, राइट। अब मैं ये कहता हूँ कि इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इस मैग्नीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई होता है तो इसके अंदर की हर वैल्यू क्या हो जाती है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। कितने भी डायमेंशनल हो, वो सारी डायमेंशन, यानी वो एक्स एक्सिस में भी 2 आगे बढ़ जाएगा और वाई एक्सिस में भी 2 आगे बढ़ जाएगा, और जी एक्सिस होता तो वहां पर भी 2 क्या बढ़ जाता, डबल हो जाता। तो जब यही होता है, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर में मौजूद हर डायमेंशन क्या हो गई, 2 से। तो यही तो किया यहाँ पर, जब मैंने सीरीज को बोला 10 से मल्टीप्लाई हो जाओ, तो सीरीज में मौजूद हर वैल्यू क्या हो गई 10 से, चाहे वो 2 वैल्यू हो चाहे वो 50 वैल्यू हो, हर वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, मैं यहाँ कहता हूँ सीरीज प्लस 500, तो अब मुझे लूप लगाना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी सीरीज थी। सीरीज पे हमने बहुत बेतहाशा काम करना है,
ठीक है, बट मैं सीरीज को अभी यहीं रोकूंगा, जब हम फ्रेम में पढ़ रहे होंगे तो वहीं सीरीज के फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस ये याद रखना है, इफ वी हैव सिंगल कॉलम तो वो हमारे पास क्या है, जैसे ही कॉलम 2 हो जाएंगे वो सीरीज नहीं वो फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, वो सीरीज नहीं वो फ्रेम बन जाएगा, और उस वक्त फिर उसके आगे जो हैं वो फंक्शंस आपको किसके नजर आएंगे, फ्रेम के ही नजर आएंगे। सर इसमें 500 सब में प्लस किया। हाँ, हम्म, ये अभी तो बताया था मैंने कि डिफॉल्ट मेमोरी साइज पांडाज में कितना है, 64 बिट्स का है। हर वैल्यू जो स्टोर होती है वो मेमोरी में कितनी जगह लेती है, 64 बिट्स लेती है। ये अभी मैंने यहाँ बताया ये वाला कि 10 जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो उसने 4 बिट लिए, तो इसके आगे के 60 बिट जो है वो क्या है, खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, बट वो 10 में इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है 10 की जगह ए में कि वो 64 बिट्स जो है वो कवर अप करे। अच्छा जी, समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूं किसकी, डेटा फ्रेम की। डेटा फ्रेम दूसरा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हम कह सकते हैं मोर देन वन कॉलम होगा इसके अंदर। ठीक है, कैन कंटेन स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक वैल्यूज। इसके अंदर भी क्या हो सकता है, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, बनेगा कैसे, अब डेटा फ्रेम जो है बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। क्या, डिक्शनरी, इसको मैं कह देता हूँ रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट में मैं कह देता हूँ भाई कि फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ काम कर रहे थे ना, एप्पल। ठीक है, हम्म, एप्पल्स कॉलन, एप्पल्स की यहाँ कुछ तादाद लिख देता हूँ। ठीक, और दूसरी क्या लिख दूँ, ऑरेंजेस। डिक्शनरी तो याद है ना सबको, हाँ, हाँ गुड। एक और ले लेते हैं बस, क्या लेते हैं भाई, मैंगोज। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, ठीक है। इस डिक्शनरी को अगर व्यू करूं, ये हमारे पास ये डिक्शनरी बन गई। ठीक, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम को ये डिक्शनरी दे देता हूँ। ये क्या बना देगा इसको, किसके,
अच्छा जी, वैल्यू एरर कह रहा है कम ज़्यादा हो रही है वैल्यू, बराबर वैल्यू होनी चाहिए। हाँ अच्छा, ये लगा हुआ है यहाँ पर। अभी भी कम ज़्यादा है। 3 3 6 3 9, 3 6 9, 3 6 9 10। हाँ यार, चल देखो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रेम बन गया। हर की को उसने क्या बना दिया, कॉलम का नाम और उसके अंदर ये वैल्यूज। अच्छा मैं इसके अंदर जो है यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडेक्स में डाल देता हूँ भाई ये माज ने कितने एप्पल खाए और असद ने कितने एप्पल खाए, उमर ने कितने एप्पल खाए, ने कितने एप्पल खाए, उसने कितने एप्पल खाए, ठीक है। और हाँ बस छोटा नाम बताओ यार। यस पूरे पूरे हो गए। 3 3 6 3 9 हो गए। अब हमें कैसा नजर आएगा ये, ठीक है। आ रही बात समझे, ये भी लेबल्स है, पहले डिफॉल्ट आ रहे थे अब ये लेबल्स लग गए। तो उसी डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी को मैंने डाटा फ्रेम में पास किया, डाटा फ्रेम बन गया। अच्छा हम हमेशा, हमें बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ रही होगी, हम बेसिकली डाटा जो है मुख्तलिफ सोर्सेज से क्या कर रहे होंगे, लोड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, लोड कर रहे होंगे। लाइक अब हम मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा लोड कर सकते हैं। जैसे मैं कोई डाटा की फ़ाइल यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने कहा एम्प्लॉय की फ़ाइल है मेरे पास, एक्सेल में फ़ाइल है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ भाई एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है। ये डाटा मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, वी हैव इन एक्सेल, वी हैव इन CSV, वी हैव इन HTML फॉर्मेट, SQL सर्वर पे पड़ा है, सर्वर से उठा के ले आओ, वॉट एवर। तो क्या लिखूंगा मैं, पांडास डॉट रीड, आर दबाया, कौन सी फाइल है, एक्सेल, एक्सेल, ठीक है। कोटेशन दबाया, टैब दबाया, क्या नाम है फाइल का, EMP, ये आ गया, ठीक है। ये मैंने लोड कर लिया। अब जब मैं एम्प्लॉय को देखता हूँ सारा डाटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब एम्प्लॉय में सीरियल नंबर का एक कॉलम मेरे डाटा में मौजूद है और एक कॉलम बेचारा ये खुद भी दे रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास देयर आर टू मैनी पैरामीटर्स जो मैं यहाँ डील कर सकता हूँ उसको। आयो, शीट नेम, हेडर, नेम्स, इंडेक्स कॉलम, यूज कॉलम, ठीक है। डेटा टाइप, इंजन, कन्वर्टर्स, ट्रू वैल्यूज, फाइल्स वैल्यूज, स्किप रोज, एंड रोज, एन वैल्यू, कीप डिफॉल्ट, वर्बस, पास, दैट, दिस सारे आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएंगे क्या है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इसको ये कह रहा हूँ, हाँ 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 यही तो सीखना है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई ये जो इंडेक्स का कॉलम आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे डाटा में एक कॉलम है उसको इंडेक्स बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरामीटर मुझे नजर आया, क्या नजर आया, इंडेक्स कॉलम। कौन सा पैरामीटर है, इंडेक्स कॉलम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडेक्स कॉलम में बता देता हूँ कौन से कॉलम को इंडेक्स बना दो, सीरियल को। अब वो एक कॉलम वहां से निकल के कहाँ आ जाएगा, डबलिंग खत्म हो जाएगी ना, देखो आ गया नीचे। हाँ हाँ उसको मैंने एज अ कॉलम को एज अ डाटा लेबल, इंडेक्स लेबल्स, रॉ लेबल्स के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। कौन सी हेडिंग, इसको रिमूव करना है, सिर्फ हेडिंग रिमूव करनी है या पूरा कॉलम ही, सिर्फ हेडिंग रिमूव करनी है। उसके लिए हमारे पास
यहाँ पर पैरामीटर है शिफ्ट टैब, ये हेडर, कौन है ये? हेडर में लिखा हुआ है 0। 0 का मतलब होता है जो 0th रॉ है वो हमेशा क्या होगी, कॉलम के नाम होंगे। ऐसे ही होता है ना डेटा में। तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास हेडर है ही नहीं, ठीक है, क्या कह दूं, हेडर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो 0 वाली रॉ को भी क्या समझेगा, डेटा ही समझेगा। सी सीरियल, अच्छा, अब कौन सा एरर है भाई, इंडेक्स सीरियल इनवैलिड शीट 0। अच्छा, अब वो मसला ये हुआ कि वो नीचे उतर गया ना, मैं इसको डिफॉल्ट पे करता हूँ पहले, ठीक है, वो असल में इंडेक्स नीचे उतर गया, वहां पर इंडेक्स जो है मौजूद है, ये देखो। अब हेडर वाला कॉलम रॉ भी जो है वो किस में आ गई, डेटा में आ गई, क्योंकि मैंने बोला यार मेरे पास कॉलम के नाम है ही नहीं, तो आप डिफॉल्ट यूज कर लो 0 1 2 3 4, तो वो क्या समझेगा यार, वो यही समझेगा कि भाई वो भी डेटा ही है जो लिखा हुआ है वहां पर, ठीक। या तो अब मैं यहाँ पर वापस क्या कर देता हूँ भाई, 0 रॉ को कर देता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट में हेडर 0 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और वापस इंडेक्स कॉलम को क्या कर देता हूँ, सीरियल कर देता हूँ, ठीक, समझ में आ रही बात? हाँ, हाँ, अगर मैं उसके अंदर छेड़खानी करूंगा, उसे 1 से स्टार्ट करूंगा, तो फिर वो लेबल कहलाएगा। जो वो अपनी मर्जी से दे रहा है वो डिफॉल्ट इंडेक्स है। अब लेबल में ये भी तो हो सकता है ना कि मैं लेबल अपने दूं पर वो इंटीजर लेबल ही दे दूं, हो सकता है ना, मैंने खुद दिए हों, कस्टमाइज किया हो इंडेक्स को, कॉलम के नामों को, लेकिन रखा हो उसको इंटीजर में ही, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, 1 से स्टार्ट करूं, 0 से स्टार्ट करूं, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर शीट नेम है, अगर मेरी एक्सेल की जो फाइल है उसमें मल्टीपल शीट्स हैं, मुझे शीट 1 लोड करनी है, शीट 2 लोड करनी है, तो मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट वो कौन सा डेटा लोड करता है, जो शीट 1 में होता है, शीट 0 में होता है। अगर मैं यहाँ इस फाइल को ओपन करूँ तो यू विल सी ये शीट 1 जो है ये 0 इंडेक्स है, ठीक। अगर मैं यहाँ और फाइल्स ऐड कर दूँ शीट 2 में, तो फिर मुझे इसको लोड करना होगा, तो मुझे शीट का इंडेक्स वहाँ क्या देना पड़ेगा, 1 इंडेक्स देना पड़ेगा। अगर यहाँ नाम लिख दूँ तो फिर नाम भी दे सकता हूँ वहाँ पर, ठीक। ये स्ट्रिंग नाम भी आ सकता है, इंटीजर नंबर आ सकता है, और लिस्ट ऑफ शीट्स भी आ सकता है कि मल्टीपल शीट्स दे दो, वो लोड कर दो, तो वो एक ही फाइल में पहले ऊपर फिर नीचे फिर दूसरा, ठीक, वो लोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यूज कॉलम्स। बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे डेटा के अंदर 150 कॉलम है, मैंने डेटाबेस में देखा कितने कॉलम है, लेकिन जिन कॉलम पे मुझे वर्किंग करनी है वो 10 कॉलम ही है, 5 कॉलम ही है। अगर मैं वो 150 कॉलम यहाँ लोड करूंगा सर्वर पर से, तो वो 150 मेरे लिए फजूल है, उसमें सिर्फ काम के कौन से हैं मेरे लिए, 5 या 10 जिन पे मैंने वर्किंग करनी है, तो उनको यहाँ लोड करना बेकार है। तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको कह सकता हूँ कि कौन कौन से कॉलम यूज करो। मैंने फॉर एग्जांपल का एम्प्लॉय आईडी यूज कर लो, राइट, और क्या यूज कर लो, सैलरी और एज, ठीक है, एज। तो देखो अब हमारे पास, अच्छा मुझे इसको डिफॉल्ट पे ले जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि मैं क्या,
नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है, बेवकूफ़ नहीं है। वो आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी एज सैलरी जो है उनको यूज़ करो, और आपने कॉलम में, इंडेक्स कॉलम में कौन सा कॉलम डाला हुआ है? सीरियल। सीरियल को तो यूज़ ही नहीं करवा रहे आप, तो फिर वो इंडेक्स में कैसे डालेगा? तो यूज़ कॉलम में मुझे सीरियल डालना पड़ेगा, फिर उसको इंडेक्स कॉलम बनाना पड़ेगा। सी, क्या करने लगा हूँ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? सीरियल। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई इंडेक्स कॉलम में क्या ले लो? सीरियल ले लो। ठीक है, अब वो इस्तेमाल में आ जाएगा ना। अब वो उसको लोड कर लिया उसने, और लोड करके हमने क्या बोला? इसको इंडेक्स बना दो, बाकी को डाटा बना दो। ठीक है, समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, तो मैं वापस से लोड कर लेता हूँ। pd डॉट रीड एक्सेल ब्रैकेट कोटेशंस ई दबाया, एम्प्लॉय डॉट एक्सेलएसएक्स। ठीक है, इसको मैंने नाम रख दिया df यानी डाटा फ्रेम। ये हो गया हमारा डाटा फ्रेम, हम लोड कर सकते हैं और कर रहे हैं। राइट, ठीक है। मेरे डाटा फ्रेम में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले मैं इसकी टाइप चेक करता हूं। क्या बोलेगा ये? और जब मैं सीरीज की टाइप चेक करता हूं तो क्या बोलेगा? सीरीज। ठीक है, ये फ्रेम है और ये सीरीज है। ठीक, अच्छा, मैं यहां पर डीएफ की साइज चेक करूं, कितना आ रहा है? 108 का मतलब होता है रॉ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यूज कितनी बनेगी। 5 रॉ है, 5 कॉलम है, तो 25 वैल्यूज होंगी ना। अच्छा, अब काम क्या करेंगे इसके ऊपर? अगर मुझे इनमें से कोई एक कॉलम उठाना है, क्या करना है? जैसे लिस्ट में से कोई एक वैल्यू उठाते हैं, सीरीज में से कोई एक वैल्यू उठाते हैं, मुझे एक पूरा कॉलम पिक करना है। क्या करना है? कॉलम पिक करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा? देखो, डीएफ दो तरह से ये काम हो सकता है। मैं यूं लिख सकता हूं, डीएफ डिपार्टमेंट्स, कॉपी किया और यूं लिख दिया, तो ये कौन सा कॉलम आ जाएगा मेरे पास? सारा डिपार्टमेंट आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं यूं लिख दूं, डीएफ डॉट डिपार्टमेंट। इससे भी क्या होगा मेरे पास? लेकिन ये वाला तरीका सिर्फ उस वक्त चलेगा जब कॉलम के नाम में स्पेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर कॉलम के नाम में स्पेस होगा तो फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये डॉट के बाद वो स्पेस आ जाएगा। ये क्या है? ठीक है, स्पेस अगर हुआ तो फिर यही करना पड़ेगा। अगर स्पेस नहीं है तो दोनों काम कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ये वाला जरा क्विक होता है, डीएफ लिखा, डॉट दबाया, कॉलम के सारे नाम आ जाएंगे, उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी आ जाएगा इस्तेमाल में, विद स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं डीएफ डिपार्टमेंट की टाइप चेक करूं तो क्या आएगी? डीएफ डिपार्टमेंट की पूरे कॉलम की टाइप चेक करो, पूरे कॉलम की टाइप चेक करो। एक कॉलम होता है तो क्या होता है? सीरीज होती है ना, सीरीज होती है ना भाई, समझे? अभी तो यहाँ किया है। S1 जो है एक कॉलम था ना, तो सीरीज था। दो कॉलम होंगे तो फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक कॉलम तो मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूं,
क्या एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे कॉलम्स की लिस्ट बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? ये जो लिखा है ना मैंने अब तक, ये तो समझ लो सिंटेक्स है। अब इसके बीच में लिखना है मुझे, लिखना है। अगर एक कॉलम होगा तो डायरेक्ट नाम लिख दो, एक कॉलम से ज्यादा होंगे तो लिस्ट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? लिस्ट देनी पड़ेगी कि क्या क्या उठाओ। एम्प्लॉय की आईडी उठाओ, कॉमा, और उसका अ, उसकी एज उठाओ और सैलरी उठाओ। एज उठाओ और सैलरी उठाओ। तीन चीजें मैंने लिस्ट में बता दी। तरतीब आगे पीछे भी कर सकते हैं, तरतीब आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब इसमें कितने ब्रैकेट लगे हुए? दो ब्रैकेट लगे, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया, रॉ एंड कॉलम में हो गया लिहाजा। और कॉलम वैसे ही एक से ज्यादा हो गए हैं तो वो सारे, ये आपका, मैं इसको आगे पीछे कर दूं कोई नहीं, भी एज चाहिए मुझे और बाद में आईडी चाहिए, तो कोई मसला नहीं, पहले ये क्या। हाँ हाँ, भी मैंने बताई ये बात कि ये तो इसका बेसिक सिंटेक्स है कि डीएफ के अंदर क्या उठाओ। और जब एक से ज़्यादा मुझे कॉलम देने पड़ेंगे तो मैं उसको लिस्ट बना के दूंगा कि ये कॉलम्स की लिस्ट है, ये ले आओ। ठीक है, तो मैंने ये कॉलम्स की लिस्ट जो है वो उसको बना के दे दी। ठीक है, ये वाले जो दो हैं ये तो समझ लो कि एक्सेस के लिए है। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं कोई एक कॉलम या कोई मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम अगर डॉट वाले तरीके से मल्टीपल कॉलम नहीं होंगे। और कोई सवाल? हाँ, इसकी टाइप अगर निकालूं तो वो फ्रेम आएगी। ठीक है, फील्ड के अंदर यहाँ जो डेटा है, हाँ हाँ, अभी पहले हम रॉ कॉलम सीख रहे हैं, फिर रॉ सीखेंगे, फिर रॉ और कॉलम सीखेंगे, फिर डेटा के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, सिंगल कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया, मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर लिए। अब अगर मुझे रॉ और कॉलम में आना है, यानी जो मेरा डाटा फ्रेम है, मुझे यहाँ 4 से लेके 8 तक के रिकॉर्ड लेने हैं। और क्या क्या लेना है? एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट लेना है, मतलब बीच में से स्लाइस करना है। क्या करना है? बीच में से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डीएफ रॉ मुझे कहां से कहां तक लेनी है? रॉ मैंने कहा मुझे 4 से लेकर 8 तक लेनी है। अच्छा, रॉ पे इंडेक्स कैसे? डिफॉल्ट वाले। और कॉलम में इंडेक्स कैसे? लेबल्स हैं। दो अलग अलग हुआ है ना। नाउ सी, अब मैं यहां लिखता हूं कि भाई रॉ नंबर 4 से लेके रॉ नंबर 9 तक, 9 ही लिखूंगा ना मैं, 8 तक चाहिए। और कॉमा डाल के कॉलम में क्या लिखूंगा? कॉलम में मैंने लिखा डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एज।
यानी कॉलम में लिखा भाई डेजिग्नेशन से लेकर एज तक, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अभी लेबल्स और इंडेक्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ गया। जब मैंने इसको यहाँ पे इंटीजर लेबल, इंटीजर नंबर्स दिए, इंडेक्स दिए, तो वो यहाँ पर भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? डिफॉल्ट वाली एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा चलो डिफॉल्ट दे देते हैं। डिफॉल्ट में क्या बनेगा? 0 1 2 3 4 5, 2 से 5 दे देता हूं, ठीक है, 2 से 5 दे, ये भी नहीं चल रहा। ये कब चलेगा भाई? अब यहां पर दो चीजें आती हैं, ठीक है, एरर को ऐसे ही लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है, इसको कहते हैं लॉक एंड आई लॉक, यानी लोकेशन और इंटीजर लोकेशन, लोकेशन और इंटीजर लोकेशन। तो इसको मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा फ्रेम के अंदर कि भाई इंटीजर लोकेशन वाइज चलो या लोकेशन वाइज चलो, ताकि वो श्योर हो जाए करना क्या। तो अब मैंने जब यहाँ पर लिखा ना, मैं यहाँ लिखूंगा df डॉट आई लॉक, ये मैंने तुम्हें क्या दिया है? इंटीजर लोकेशंस दी हैं। क्या दिए? इंटीजर लोकेशंस दी हैं, ठीक है, 4 से 8, 2 से 5, ठीक है। और अगर मैं इसको लोकेशन वाइज करूं, df डॉट लोकेशन, और यहाँ पर क्या बोल दूं भाई? 4 से 9 और डेजिग्नेशन से 8, ठीक है। तो अब वो लोकेशन से ले आया, पहले मर रहा था, अब ठीक हो गई, ठीक है। तो कॉलम की ये वाली, हाँ हाँ, जो इसके इंडेक्स नंबर है कॉलम के, जो लेबल के पीछे छुपे हुए ना, हमने लेबल लगा दी, ठीक हो गया। तो बताना तो पड़ेगा ना कहाँ से कहाँ तक की रॉ लेनी है। वो तो कॉलम बताए हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा कहाँ तक रिकॉर्ड लेने हैं। भाई इधर देखो, तुमने मैंने कहा डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट और एज ले आओ, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा कितने नीचे तक के लाए। तो रॉ पहले आएंगी, कॉलम बाद में आएंगी। हाँ, कॉलम के ये हटा दूं, ये लेबल्स हटा ही दूं, ठीक है, लेबल हटा दिया तो फिर तो 0 1 आ जाएंगे, इंडेक्स आ जाएंगे। अब मुझे बताओ, खुद ही बता दो यार, अगर यहाँ इंडेक्स आ जाएंगे तो इसको क्या समझेगा वो? ये तो है ही नहीं, ठीक है। अब मैं इसकी मदद से वैल्यू क्या कर सकता हूँ? मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई रॉ नंबर 9 जो बंदा है, जो इंजीनियर है, ठीक है, इसकी एज 45 नहीं है बल्कि 50 है। क्या? 50 है। रॉ नंबर 9 पर जो बंदा है उसकी एज 45 नहीं 50 है। अच्छा भाई, अब क्या लिखूं भाई? df डॉट लोकेशन, ठीक है, लोकेशन करके, लोकेशन रॉ नंबर कौन सी लेनी है भाई? 9, तो 9 से 10 कह दूं तो 9 सिलेक्ट हो जाएगी। और क्या लेना उसकी? एज का कॉलम लेना, उसकी जगह वैल्यू क्या डालनी है?
50 डालेंगे। क्योंकि इससे ऊपर आपने अच्छा मैंने लॉक लिख दिया है ना, मैं इसको, अच्छा मैं वैसे डायरेक्टली देख के देखता हूँ पहले ये क्या कहता है, क्या करेगा। अच्छा ये डॉट लगा हुआ है, ये लिखा मैंने, टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप, स्लाइस नहीं कर रहा। चलिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट आई लॉक। अब आई लॉक में एज नहीं चलेगा, तो एज का कॉलम क्या है अभी, एज का कॉलम क्या है, 0 1 2 3 4, 4 है ना, चल 4 कर दिया मैंने। ठीक है, अब जाके मैं चेक करता हूँ वहाँ पर इस बंदे की एज कितनी हो गई है, 50। ठीक है, तो मैं वैल्यू जो है वो मॉडिफाई किसी वैल्यू को कर सकता हूँ। हाँ सर एज के थ्रू करना हो तो उस लेवल के, अभी तो हमने 4 लिखा है ना। अच्छा, चारों को भी एज के थ्रू करना है, जी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या कर रहे हो तुम तीनों हैं? अच्छा df डॉट मैंने लिखा यहाँ पे लोकेशन, क्या है ये सीधा हो, लोकेशन। ठीक है, अब लोकेशन में क्या दूं, पहले दूंगा मैं सिर्फ 9th रॉ, कॉमा, कॉलम कौन सा होगा, एज। ये क्या उठाएगा, एज इज नॉट नहीं 50। ठीक है, 9th रॉ, एज का कॉलम वहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब अगर इसको मॉडिफाई करना है कि नहीं भाई तुम 45 के हो, पिला वजह क्यों 5 साल बढ़ रहे हो, तो ये उसकी जगह रिप्लेस। हाँ बेटा नहीं बातें करो, क्या हो गया, पानी नहीं आ रहा क्या घर में, क्या हुआ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे बता दो क्या कह रहा है जरा। हाँ अभी तो करा था यार। अच्छा हाँ, लॉक के जरिए स्लाइसिंग की क्या जरूरत है, डायरेक्ट पहुंच रहे हो। हाँ वो यहाँ यूं भी कर दूं, अगर मैं इधर कर दूं, वो तो बात एक ही है भाई, वहां तक पहुंच गया चेंज भी हो जाएगी, उसमें क्या मसला है। नाइन कॉमा 4, सर जब लोकेशन दिख रहा है तो लेवल्स को देख रहा है ना, रो और कॉलम दोनों के। और अगर तो सर अभी लेवल, अभी जब आपने लोकेशन में अभी बताओ ये समझ में आ रही बात, ये वाली बात समझ में आ रही, जी ये समझ में नहीं आ रही। इंटीजर लोकेशन में मैंने कहा रॉ 9 में चले जाओ, कॉलम 4 में चले जाओ, क्या वैल्यू आई, 50। ठीक है, इसी को आई अभी रुक जाओ, ये समझ में आ गई। जी अब मैं यहां पर आया, मैंने मेरे लोकेशन वाइज चले जाओ, रॉ 9 में और कॉलम एज में चले जाओ, क्या आएगा, बस मैंने यही तो अभी बताया था, आपने बात मिस कर दी। जब मैं लॉक लगा देता हूं तो इट वर्क्स फॉर बोथ। ठीक है, बस यहीं तक रखेंगे हम, और